वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, हिस्टामिन एंड रिसेप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टामिन क्या होता है। तो इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो 2,1-H इमिडाजोल 4-आइल इथेनामीन है। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और इमिडाजोल रिंग होती है। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री और सिंथेसिस की बात करें तो हिस्टामिन जो है एक हाइड्रोफिलिक वैसोएक्टिव अमीन होता है जो कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और न्यूरोट्रांसमिशन में। और अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड हिस्टिडीन बाय द एंजाइम एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। ये देखिए यहाँ पर आप ये एक इक्वेशन देख सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्शन ऑफ हिस्टिडीन टू हिस्टामिन बाय हिस्टिडीन decarboxylase enzyme। तो हिस्टामिन इज डिराइव फ्रॉम decarboxylation ऑफ अमीनो एसिड हिस्टिडीन और ये जो रिएक्शन है इसको कैटलाइज किया जाता है बाय एंजाइम एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। और इसके नेचर की बात करें तो ये एक हाइड्रोफिलिक वैसोएक्टिव अमीन है। अब हम इसके स्टोरेज और रिलीज की बात करें तो ये मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स और न्यूरॉन्स में पाया जाता है, वहां पर ये स्टोर होता है। और ये कैसे ट्रिगर होता है? बाय एलर्जेंस, मैकेनिकल इंजरी, इम्यून रिस्पॉन्सेस, ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, वैनकोमाइसिन एंड टॉक्सिन से। और एक बार अगर ये रिलीज होता है तो हिस्टामिन जो है ये अपने इफेक्ट्स देता है बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक हिस्टामिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब हम अगर फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट होता है इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रीशन में स्टिमुलेशन ऑफ एसिड रिलीज इन द स्टमक होता है, फिर न्यूरोट्रांसमिशन में इट एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, और वैसोडाइलेशन में रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो करता है। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखा रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, फिर फ्रीक्वेंट हार्ट बीट, पेन स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन में, एड्रेनलिन को रिलीज करने में, फिर इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, देन ब्लड वेसल्स टू डायलेट इट हेल्प्स, और गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, इन सभी में इसका रोल रहता है हिस्टामिन का। अब हम बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स की और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हिस्टामिन जो है ये इफेक्ट करता है बाय बाइंडिंग टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो कि H1, H2, H3 और H4 कहे जाते हैं। एंड ईच रिसेप्टर सबटाइप मीडिएट्स डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन एंड डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज। इसका ये मतलब है कि ये 4 इसके रिसेप्टर्स हैं और इनका मेन फंक्शन जो है वो कहाँ लोकेटेड है और उसका कौन से सिग्नलिंग पाथवेज है उसके ऊपर इसका फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम फर्स्ट बात करें H1 रिसेप्टर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? स्मूथ मसल ब्रोंकाई गट में इसका फंक्शन होता है वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और इन्फ्लेमेशन। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है एंडोथेलियम में, वहां पर इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी करता है। फिर है CNS हाइपोथैलेमस कॉर्टेक्स में, वहां पर ये रेगुलेशन ऑफ वीकफुलनेस एंड एपेटाइट करता है। फिर सेंसरी नर्व्स है जहां पर पेन और इच को ये रेगुलेट करता है। तो ये आपके लोकेशंस के हिसाब से जो रिसेप्टर है ये अपना काम करते हैं। सेकेंड आते हैं H2 रिसेप्टर्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन में इसका फंक्शन है। सेकेंड है हार्ट में, सो पॉजिटिव एनोट्रोपिक एंड क्लोरोट्रोपिक इफेक्ट्स। फिर मास्ट सेल्स, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, देन इन CNS मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। फिर H3 रिसेप्टर का जो लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो है CNS प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसका फंक्शन है इनहिबिट्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। फिर सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका फंक्शन है मॉड्यूलेट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आता है H4 रिसेप्टर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट है बोन मैरो, इसका फंक्शन है कीमोटैक्सिस ऑफ इम्यून सेल्स। फिर स्प्लीन थाइमस, इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। फिर मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका रोल होता है इन एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस। तो ये एक ओवरऑल डायग्राम भी है इसका। फिर हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की। सो एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर्स प्रिवेंटिंग हिस्टामिन फ्रॉम एक्सर्टिंग इट्स इफेक्ट। तो इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर दे टारगेट। तो फर्स्ट जो है वो है H1 एंटी हिस्टामिन्स। तो ये इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन है।
फर्स्ट जनरेशन में एग्जाम्पल आता है डाइफिनहाइड्रामिन और क्लोरफेनिरामिन। ये क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, कॉजिंग सेडेशन। फिर आता है सेकेंड जनरेशन, एग्जाम्पल लोराटिडीन, सेट्रिजीन। दे आर लेस सिडेटिंग एंड दे आर सेलेक्टिव फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। फिर इनके यूजेस की बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है, अर्टिकारिया में, एनाफाइलेक्सिस में और मोशन सिकनेस में। इनमें ये H1 एंटीहिस्टामिन्स जो है वो एक्ट करते हैं। इनका और डिटेल में जाए, मैकेनिज्म की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या इनवर्स एगोनिज्म होता है H1 रिसेप्टर्स। सो एग्जांपल्स फर्स्ट जनरेशन के जैसे आपने पहले भी देखा, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन और क्लोरफेनिरामिन है। प्रॉपर्टीज में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और सिडेशन क्रॉस करते हैं। यूजेस है एलर्जीज, मोशन सिकनेस, नॉसिया और इंसोम्निया में ये यूज होते हैं। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो एग्जाम्पल है लोराटिडीन, सिट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन। इनकी प्रॉपर्टीज है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए इनका मिनिमल सिडेशन होता है। इनका यूजेस है इन सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, यूट्रिकारिया एंड कंजक्टिवाइटिस, इसमें ये यूज होते हैं। अब आते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स। तो H2 रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं ऑन पैराइटल सेल्स, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। एग्जांपल्स है फैमोटिडीन, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन। इनके यूजेस हैं पेप्टिक अल्सर्स में यूज होते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में ये यूज होते हैं। फिर आते हैं हम H3 एंटीहिस्टामिन्स में। दे ब्लॉक प्रीसिनेप्टिक H3 रिसेप्टर्स, इंक्रीजिंग हिस्टामिन रिलीज इन CNS। एग्जाम्पल है पिटोलिसेंट, अप्रूव्ड फॉर नार्कोलेप्सी। इनके यूजेस है नार्कोलेप्सी, स्लीप वेक मॉड्यूलेशन, कोग्निटिव एनहांसमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं H4 एंटीहिस्टामिन्स। इनका मैकेनिज्म है कि ये ब्लॉक करते हैं H4 रिसेप्टर्स को, involved in immune cell trafficking and inflammation. Example है they are still under development, being explored for autoimmune diseases and asthma. इनका यूजेस है पोटेंशियल इन अस्थमा, ऑटोइम्यून डिसीजेस एंड एलर्जी ट्रीटमेंट, इसमें यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। तो फर्स्ट है एलर्जी एंड एनाफाइलेक्सिस, इसमें बेसिकली H1 ब्लॉकर्स यूज होते हैं। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में H2 ब्लॉकर्स हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में H3 ब्लॉकर्स हैं और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में H4। ये हमने ब्रॉडर क्लासिफिकेशन बताया, अब हम और डिटेल में देखते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हमने बोला H1 ब्लॉकर्स यूज होते हैं, इसमें एग्जाम्पल है हे फीवर, एनाफाइलेक्सिस, यूट्रिकारिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसमें ये यूज होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? पेप्टिक अल्सर, GERD, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसमें यूज होती है H2 ब्लॉकर्स। फिर स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसोम्निया है, इसमें H1 ब्लॉकर्स यूज होते हैं, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन के। फिर है न्यूरो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे कि नार्कोलेप्सी, अटेंशन डेफिसिट्स, कोग्निटिव डिसफंक्शन, इसमें यूज होते हैं H3 ब्लॉकर्स। फिर इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीजेज में यूज होते हैं H4 ब्लॉकर्स, और इसमें है अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर अस्थमा, IBD एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की। तो H1 ब्लॉकर्स स्पेशली फर्स्ट जनरेशन का है साइड इफेक्ट सिडेशन, डिजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन। H2 ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट है हेडेक, गायनिकोमास्टिया विद सिमेटिडीन, देन पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस। H3 ब्लॉकर्स में है इंसोम्निया, हेडेक, वेट गेन। H4 ब्लॉकर्स अभी इवैल्यूएशन के स्टेज। फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें तो H4 एंटीहिस्टामिन्स आर इमर्जिंग एज पोटेंशियल therapies for chronic inflammatory diseases like asthma and cancer. Then research and dual receptor blockers like H1, H4 may revolutionize the management of allergic and autoimmune disease. So thank you so much. Stay connected with Sai and You Pharma. इसी तरीके की वीडियो हम और लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है, उनको ज़रूर देखें। साथ ही साथ एक सेपरेट प्लेलिस्ट है MCQs की। थैंक यू सो मच।